हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बारे में आज अध्ययन करेंगे। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे स्थित महाद्वीप है। इस महाद्वीप की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, पहले हमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इसके देखने, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं या भौतिक प्रदेश वगैरह हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जिस तरह से हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसी तरह से साउथ अमेरिका में भी काफ़ी मेजर कंट्रीज़ हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्री यहाँ पर है वो है ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। और इस देश में, अगर इस महाद्वीप में अगर आप देखेंगे, जितने भी देश हैं वो सब आपको तटवर्ती क्षेत्र पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मोस्टली सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कोस्टल रीजन पे हैं। सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि तटवर्ती क्षेत्र पर नहीं है, और वो हैं बोलीविया और पराग्वे। तो अगर पूछा जाए साउथ अमेरिका में लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं, स्थलरुद्ध जो देश हैं वो कौन से हैं, तो बीपी से याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का बीपी अंदर है, बीपी मतलब बोलीविया और पराग्वे अंदर है। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज में, इनमें जो स्थलरुद्ध जो देश हैं उनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है साउथ अमेरिका में, वो बोलीविया है। तो ये कंट्रीज हैं यहाँ पर। अब जितनी ये कंट्रीज हैं उनके एक बार मैं जल्दी से नाम पढ़ देती हूँ। यहाँ है फ्रेंच गुयाना, ये सूरीनाम, गुयाना, यहाँ पर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और ब्राज़ील। ये मेजर कंट्रीज हैं। और टोटल कंट्रीज की, देशों की जो संख्या है, यहाँ पर कुल 12 देश हैं। वैसे जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र देश 12 हैं। और कई जगह आप देखेंगे, कई सोर्सेज में ये 13 देश बताए गए हैं। वो 13 ऐसे हो जाते हैं जब हम 12 देशों में फ्रेंच गुयाना भी जोड़ देते हैं। फ्रेंच गुयाना जो है यहाँ पर, जो है ये फ्रेंच गुयाना, इसको भी जब आप जोड़ देते हो तो ये हो जाते हैं 13। तो फ्रेंच गुयाना को हमने जोड़कर यहाँ पे 12 में क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं जोड़ा? इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि फ्रेंच गुयाना फ्रांस गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, या फ्रांस के पास है, फ्रांस की एक टेरिटरी है। तो इसीलिए वो फ्रांस देश का भाग है, ये एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। फ्रेंच गुयाना ये पराधीन एक स्थल भाग है जो फ्रांस के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते। तो कुल देश जो है, प्रॉपर जो स्वतंत्र देश हैं, वो तो 12 ही है साउथ अमेरिका में। और बाकी अन्य जो हैं वो क्या है, फ्रेंच गुयाना जैसी कई सारी डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। डिपेंडेंसीज का मतलब है पराधीन देश या पराधीन कोई जो भाग होते हैं, स्थल भाग, वो है किसी के लैंड मासेस दूसरी कंट्रीज के, यहाँ पर भी है कुछ टेरिटरी, तो वो पराधीन देश या पराधीन भाग यहाँ पर है अन्य चीजों में। तो देश पूछे जाएं तो 12 ही हैं प्रमुख देश। अब इन 12 प्रमुख देशों में कुछ देश ऐसे हैं जिनसे विषुवत रेखा इक्वेटर गुजरती है। ये है इक्वेटर। अब ये इक्वेटर कौन कौन से देशों से गुजरता है वो देखिए। तो इक्वेटर गुजरता है इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से। तो इन 3 देशों से गुजरता है इक्वेटर। और पेरू जो है उसके ठीक ऊपरी भाग से, ऊपरी सीमा से होकर गुजर जाता है। पेरू से इक्वेटर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, थोड़ा सा उसके ऊपर से ही गुजर जाती है। फिर इसके अलावा साउथ अमेरिका में एक और जो प्रमुख रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा भी कई सारे देशों से गुजरती है, जो कि है चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से जाती है ये मकर रेखा, ये पराग्वे देश से जाती है और ब्राजील से जाती है। तो ये कंट्रीज है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। सो ये कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं आपको। उसके अलावा ये जो साउथ अमेरिका है, ये अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे स्थान पर है विश्व में एरिया वाइज, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, 5th पोजीशन पे है पॉपुलेशन वाइज। और पूरा ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट के उत्तर में ये हिस्सा देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है। ये वो पनामा स्थल डमरू है, ईस्थमस है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये पनामा ईस्थमस नॉर्थ अमेरिका के अंडर आता है। और इसके बाद आप बिल्कुल दक्षिणतम भाग देखिए, सबसे सदर्न पार्ट जो है साउथ अमेरिका का वो है केप हॉर्न। केप हॉर्न या हॉर्न अंतरीप, ये चिली के क्षेत्राधिकार में, या चिली देश जो है उसी का भाग है। तो इसका साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु चिली देश में स्थित है, केप हॉर्न नाम है उसका। तो ये दक्षिण उत्तर ये सारी चीजें जो है ये आपने देख ली। अब देखिए एक और चीज, एक टर्म जो है लैटिन अमेरिका,
लैटिन अमेरिका किसको कहा जाता है वो भी देख लीजिए। तो लैटिन अमेरिका मेनली नॉर्थ अमेरिका के कुछ भाग लैटिन अमेरिका में इंक्लूडेड है, और साउथ अमेरिका जो है वो तो ऑलमोस्ट पूरा ही है, और यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं कैरिबियन सागर के वो भी इंक्लूडेड हैं। तो अब देखिए कौन कौन सा हिस्सा इसमें इंक्लूडेड है लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में आता है मैक्सिको, ये पूरा। मैक्सिको के अलावा आता है सेंट्रल अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका। आप जानते हैं सेंट्रल अमेरिका में कौन सी कंट्रीज हैं, हमने ऑलरेडी किया है नॉर्थ अमेरिका में। कैरिबियन सागर, उसके अलावा ये जो पूरा साउथ अमेरिका है, सिर्फ फ्रेंच गुयाना को छोड़कर, फ्रेंच गुयाना वाला हिस्सा डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वो फ्रांस के अंतर्गत आता है। तो मेनली ये जो है ये पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका है। तो लैटिन अमेरिका में क्या क्या इंक्लूडेड हो गए, मेनली मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका जिसको कहते हैं अमेरिका, कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड्स के अलावा साउथ अमेरिका, और कैरेबियन आइलैंड्स जो है बेसिकली वेस्ट इंडीज का पार्ट है, तो वेस्ट इंडीज का भी कुछ हिस्सा इसमें इंक्लूडेड है। तो ये लैटिन अमेरिका है। अब लैटिन अमेरिका में कौन से देशों को इंक्लूड किया जाता है, लैटिन अमेरिका में मेनली ऐसी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है जहां रोमन समूह की भाषा बोली जाती है, रोमन लैंग्वेज से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है, जैसे मेनली स्पेनिश, पोर्चुगीज, कुछ एक क्षेत्रों में फ्रेंच भी बोली जाती है। और स्पेन और पोर्चुगल जो है, पुर्तगाल, उनकी जो कॉलोनीज थी वही आज लैटिन अमेरिका के रूप में जानी जाती है, मोस्टली जो कंट्रीज है वो। तो स्पेनिश, पोर्चुगीज और फ्रेंच लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है वो लैटिन अमेरिका में इंक्लूडेड है। तो लैटिन अमेरिका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो किया है उसी को देख लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है दक्षिण अमेरिका, पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर। कुल 12 देश हैं, फ्रेंच गुयाना को जोड़ दो तो 13 हो जाते हैं, पर फ्रेंच गुयाना इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्रांस के अंतर्गत आता है। और अन्य कई सारी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे यहाँ पर एक द्वीप है और वो द्वीप जो है फॉकलैंड द्वीप, वो यूके के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऐसी बहुत सारी टेरिटरीज हैं, लैंड मासेज हैं जो दूसरे कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनको डिपेंडेंसीज कह रहे हैं। लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन से हैं, बीपी, बोलीविया और पराग्वे। और सदर्न मोस्ट टिप जो है वो क्या है, केप हॉर्न। अब केप क्या होता है या अंतरीप किसको कहते हैं वो देखिए। तो यहाँ जो केप हॉर्न दिया हुआ है, केप को हिंदी में कहते हैं अंतरीप, और केप या अंतरीप और कुछ नहीं, इस तरह से हल्का सा कोई स्थलीय भाग यदि जल की तरफ निकला हुआ हो, जल की ओर निकला हुआ हो, उसे केप कहा जाता है। जैसे ये पानी है, यहाँ ये लैंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड है लैंड वाटर की तरफ, और बाकी एरिया इस तरह से ही फ्लैट। तो ये थोड़ा सा ही विस्तार है स्थलीय भाग का जल की तरफ। ऐसे जो स्थलीय भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, केप कहा जाता है या अंतरीप कहा जाता है। और इसी तरह का एक अंतरीप यहाँ देखने को मिलता है बिल्कुल दक्षिण में साउथ अमेरिका के, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका में मेन चीजें हमने देख ली। प्लीज पॉलिटिकल मैप आप याद कीजिएगा, मेजर कंट्रीज की कैपिटल्स को भी एक बार देखिएगा, इतनी तो देख ही लीजिएगा ताकि आप मैच कर सकें प्री में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, भौतिक प्रदेश जिनको कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका को बहुत से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक प्रदेशों में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो सबसे पहला ये जो भौतिक प्रदेश है, ये जो किनारे हैं, ये तटवर्ती मैदान है, कोस्टल प्लेन्स है, इनको कहते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। उस पश्चिमी तटवर्ती मैदान के थोड़ा और पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी क्षेत्र मिलेगा, माउंटेन रेंज है। ये पूरा जो पर्वत श्रेणी क्षेत्र है जिसमें कई जगह कुछ अंतर पर्वतीय पठार भी है, इंटर माउंटेन प्लेटो भी है, और ये वाला जो पार्ट है ये एंडीज पर्वत वाला हिस्सा है, इसीलिए इसको कहते हैं एंडीज पर्वतीय प्रदेश। तो एंडीज पर्वतीय प्रदेश, एंडीज पर्वतीय प्रदेश के और आगे पूर्व की तरफ जब आप जाते हैं, यहाँ पर ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसे कहते हैं सेंट्रल प्लेन रीजन या मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश या मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश, लोलैंड एरिया है। तो ये लोलैंड एरिया यहाँ का हो गया। उसके अलावा और ईस्ट में और पूर्व में जाएंगे तो कुछ पठारी क्षेत्र हैं, जैसे गुयाना का पठार है, ब्राजील का पठार है। ये जो पठारी भाग है
इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश या उच्च प्रदेश, या पूर्वी उच्च प्रदेश भी कहा जा सकता है इसको। तो ईस्टर्न हाईलैंड रीजन या पूर्वी उच्च प्रदेश इसको कहा जाता है, इधर वाले भाग को। अब यहाँ पर एक पठार है पैटागोनिया पठार। ये पैटागोनिया पठार कौन से प्रदेश में आ जाता है? तो पैटागोनिया पठार एंडीज पर्वतीय क्षेत्र जो है उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी में ऐड कर लेते हैं, उसको अलग से डिफाइन नहीं किया जाता भौतिक प्रदेशों में। तो ये एंडीज पर्वतीय प्रदेश का ही वृष्टि छाया क्षेत्र में एक पठार है, रेन शैडो रीजन में। तो ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। ये तो ब्लॉक डायग्राम हुआ जिसमें हम डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं एग्जाम में अगर आए तो। रियल जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह की है। तटवर्ती मैदान बहुत सकड़े हैं, कोस्टल प्लेन्स बहुत नैरो हैं, और बाकी ये एंडीज माउंटेन है ये पूरा। उसके अलावा ये जो है ये पूर्वी उच्च प्रदेश है, ईस्टर्न हाईलैंड, और बाकी जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपको सेंट्रल जो लोलैंड एरिया है, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, वो दिखेगा। और यहाँ पैटागोनिया पठारी भाग है जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो अब जो भौतिक प्रदेश आपने देखे हैं, इन भौतिक प्रदेशों को हम एक एक करके देखेंगे, और जब हम पर्वत करेंगे तो एंडीज पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, जब हम मैदान करेंगे तो मैदानी प्रदेश हो जाएगा। तो जब हम पर्वत, पठार, मैदान वगैरह सब अलग से देखेंगे तो ये भौतिक प्रदेश ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका का, एंडीज पर्वत उसकी। अच्छा, एंडीज पर्वत करें उससे पहले एक और डायग्राम देख लीजिए। देखिए एंडीज पर्वतीय प्रदेश है ये ब्राउन कलर वाला, ये ग्रीन कलर का है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। उसके अलावा ये वाला जो लाइट ग्रीन कलर का है, हल्के हरे रंग का, ये मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, सेंट्रल प्लेन रीजन। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि और गुयाना पठार, ये दोनों सम्मिलित रूप से कहलाते हैं पूर्वी उच्च प्रदेश। गुयाना और ब्राजीलियन हाईलैंड दोनों ईस्टर्न हाईलैंड्स में इंक्लूडेड है, और पैटागोनिया किसमें इंक्लूडेड है? एंडीज माउंटेन रीजन में ही इंक्लूड कर सकते हैं हम। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एंडीज पर्वत की। कहाँ है ये पर्वत, किस तरह से बने हैं? तो आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिका जो है उसका जो ये आपको पश्चिमी भाग दिख रहा है, वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर एक कंटिन्यूस रेंज हमें देखने को मिलती है जो एंडीज पर्वत है। अब ये जो कंटिन्यूस रेंज है यहाँ पर, ये बनी कैसे है और क्यों बनी? तो ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ ये एंडीज माउंटेन, ये एक माउंटेन रेंज नहीं है, ऐसी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, पैरेलल रेंजेस हैं, समानांतर श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे ये पर्वत बने क्यों हैं? ये इसलिए बने क्योंकि साउथ अमेरिका के बगल में यहाँ पर एक प्लेट है जिसका नाम है नाज़का प्लेट। तो यहाँ नाज़का प्लेट है और यहाँ दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नाज़का प्लेट का जब अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस ऑफ नाज़का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, उसकी वजह से अभिसरण के कारण यहाँ ये फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वलित पर्वत, और इन फोल्ड माउंटेन्स को क्या कहते हैं? एंडीज माउंटेन। अब ये एंडीज पर्वत जो है ये पूरा साउथ अमेरिका में नॉर्थ से लेकर साउथ तक विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग से और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग तक इनका विस्तार है। इतने ऊंचे, इतने लंबे पर्वत हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, भारत में यदि कोई पर्वत हो जो कन्याकुमारी से और कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत हो, नॉर्थ से साउथ तक कंटिन्यूस हो, तो कितना बड़ा होगा वो माउंटेन। तो ये देखिए, ये जो माउंटेन रेंज है ये बहुत लंबी है और ये विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज मानी जाती है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। कई जगह डिफरेंट सोर्सेज में और भी इसके अलग अलग डेटा लिखे हुए हैं, बट लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास है उत्तर से दक्षिण तक इस माउंटेन रेंज का विस्तार। और ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है ये पर्वत श्रेणी। अब कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला, यहाँ कोलंबिया, यहाँ इक्वेडोर, यहाँ पेरू, यहाँ बोलीविया, और फिर उसके बाद अर्जेंटीना, और ये जो किनारे पर है ये है चिली। तो 7 देशों से गुजरती है ये एंडीज पर्वत श्रेणी। VEC, वेनेजुएला, इक्वेडर और कोलंबिया, और उसके अलावा पेरू, बोलीविया और चिली, अर्जेंटीना, इन देशों से गुजरती है। और लंबी होने के साथ साथ ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सेकंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट, जिसमें है हिमालय पर्वत श्रेणी। और हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद एशिया के बाहर अगर कोई सबसे ऊंची श्रेणी है तो ये है
वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊंची श्रेणी एंडीज पर्वत ही है। सदर्न हेमिस्फेयर में दक्षिणी गोलार्ध में भी सबसे ऊंची श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी ही है। तो अब ये जो एंडीज माउंटेन है, इसका निर्माण प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, कन्वर्जेंस से हुआ है, और ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। नवीन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नया बना हुआ है। नए पर्वत कब बने थे? टर्शरी काल में बने थे। तो अल्पाइन जो पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई थी, अल्पाइन ओरोजेनी, उसमें बना है ये, इसलिए न्यू माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। और आपको पता है जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है और पास में अगर सागर हो तो बहुत सारी ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। तो यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण बहुत सारी वॉल्केनिक पीक्स हैं, ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में। जैसे कौन कौन सी ज्वालामुखी चोटियां हैं? तो देखिए, अकोनकागुआ है यहाँ पर। अकोनकागुआ के अलावा ओजस देल सलादो नाम की चोटी है। उसके अलावा यहाँ चिम्बराजो नाम की चोटी है। तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी चोटियां हैं। इनमें से ये जो अकोनकागुआ है, अकोनकागुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकोनकागुआ जो है ये पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज पर्वत की भी हाईएस्ट पीक है। इसीलिए ये सदर्न हेमिस्फेयर की और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए अकोनकागुआ काफी इंपॉर्टेंट है। और ओजस देल सलादो जो है, इसका अक्सर नाम बताया जाता है सबसे ऊंची एक्टिव वॉल्केनिक पीक के आधार पर, या विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी जो चोटी है वो ओजस देल सलादो को माना जाता है। पर ये डेटा चेंज हो सकता है क्योंकि मान लीजिए कोई और ऊंची चोटी में अगर इरप्शन हो जाए, ज्वालामुखी क्रियाएं हो जाए अचानक से, तो ये चेंज भी हो सकता है। बट फिलहाल जो है ओजस देल सलादो को हाईएस्ट एक्टिव माउंटेन माना जाता है। इसमें से ये जो चिम्बराजो है, जो तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिम्बराजो जो है ये पृथ्वी की जो केंद्र होता है उससे सबसे ज्यादा दूर कोई अगर पर्वत है तो वो यही है। अब ये पृथ्वी के केंद्र वाला क्या पॉइंट है? तो देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है। आपको पता है पृथ्वी का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इस विस्तार को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बल्ज कहा जाता है, विषुवत रेखीय प्रसार। और इस विषुवत रेखीय प्रसार में अगर आप देखें यहाँ, तो ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे ज्यादा दूर पर्वत वही होगा जो इक्वेटर वाले क्षेत्र में हो, विषुवत रेखा के आसपास हो, और इसके साथ साथ उसकी ऊंचाई भी ज्यादा हो। तो ऐसा पर्वत जो है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? चिम्बराजो। चिम्बराजो की हाइट भी ज्यादा है और वो इक्वेटर वाले रीजन में भी स्थित है। इसीलिए चिम्बराजो वाला जो पर्वत है, इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी, इसकी सबसे ऊंचा जो चोटी वाला क्षेत्र है इसका, उसकी दूरी सबसे ज्यादा अर्थ के सेंटर से इसी की है। तो चिम्बराजो चोटी को इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। अब ये ज्वालामुखी चोटी वगैरह तो आपने देख ली। ज्वालामुखी चोटियों में तीनों जो एग्जाम्पल है उनका अपना अपना अलग अलग महत्व है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट? तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि एंडीज में काफी सारी श्रेणियां हैं। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, रेंजेस, इन रेंजेस के बीच में, जैसे ये माउंटेन रेंजेस मान लीजिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इन माउंटेन रेंजेस के बीच में कई सारे इंटर माउंटेन प्लेटो हैं, अंतर पर्वतीय पठार। ये जो पर्वत श्रेणी है इसके बीच में सबसे ज्यादा चौड़ाई जो है इस रेंज की वो यहाँ मिडिल पोर्शन में मिलती है, मध्य भाग में। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे अंतर पर्वतीय पठारों में एक जो प्रमुख पठार है इंटर माउंटेन प्लेटो, वो यहाँ स्थित है, जिसका नाम है बोलीविया का पठार। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बीच में इंटर माउंटेन प्लेटो है, अंतर पर्वतीय पठार। और इसी तरह का एक अंतर पर्वतीय पठार है बोलीविया का पठार, बोलीविया प्लेटो, जिसे बोलीविया अल्टीप्लानो भी कहते हैं। तो जैसे हमने रॉकीज में देखा था कि कई सारे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो देखे थे नॉर्थ अमेरिका के, उसमें देखा था कई सारे इंटर माउंटेन प्लेटो है, वैसे ही यहाँ पे भी अंतर पर्वतीय पठार है एंडीज श्रेणी में भी। तो ये तो कुछ बेसिक कॉमन चीजें हुई इस माउंटेन की। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो भी अभी देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की, हाईएस्ट इन वेस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। चिम्बराजो जो यहाँ पर है फारदेस्ट अवे फ्रॉम अर्थ है। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है एंडीज से? तो देखिए, एंडीज माउंटेन रीजन जो है, क्योंकि ये ऊंचा है, इसीलिए ऊंचे पर्वतों पर ऊपर ऊंचाई में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, हिमनद।
तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर। साउथ अमेरिका में ग्लेशियर्स इस एंडीज माउंटेन रेंज में ही पाए जाते हैं, और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग जब होती है, पिघलते हैं, तो उन हिमनदों के पिघलने से कई सारी नदियां निकलती हैं साउथ अमेरिका में। तो जिस तरह से भारत की प्रमुख नदियों का जो स्रोत है वो हिमालय पर्वत है, वैसे ही एंडीज माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका में नदियों का प्रमुख जल स्रोत है। जैसे अमेजन जैसी प्रमुख नदी यहाँ से निकलती है एंडीज पर्वत से, कोलोराडो जैसी नदी जो है वो भी निकलती है एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से। तो बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। और फिर उसके अलावा क्या महत्व है, तो पर्वत जो होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं। हाइट बढ़ने के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है ऊंचाई के साथ साथ, और इसीलिए पर्वतों की अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो एंडीज पर्वत है, इसमें विभिन्न प्रकार की आपको वनस्पति पाई देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है वेजिटेशन में। तो वनस्पति विभिन्न प्रकार की यहाँ देखने को मिलेगी, वेजिटेशन। वनस्पति के साथ साथ एक खास चीज ये है कि जो एंडीज पर्वत है, मान लीजिए एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढाल है, ईस्टर्न स्लोप, पूर्वी ढाल इधर वाले, इस साइड वाले मध्यवर्ती प्रदेश, मैदानी प्रदेश की तरफ वाले ढाल, इस ढाल पर ईस्टर्न स्लोप पर जो भी माउंटेन्स हैं उन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उन्हें कहते हैं मोंटाना वन। तो ईस्टर्न स्लोप्स के माउंटेन को मोंटाना वन कहा जाता है। तो वनस्पति में ये भी एक खास पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। जहाँ वनस्पति होती है, वनस्पति में विविधता इतनी ज्यादा होती है, वहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो यहाँ कई सारे वन्य जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी अच्छी खासी है, और वाइल्ड लाइफ में वन्य जीवों में यहाँ पर लामा पाया जाता है, लामा नाम का एनिमल। यहाँ पे अल्पाका नाम का एनिमल होता है। भेड़ और ऊंट के बीच का, ऊंट तो नहीं, भेड़ के जैसा होता है, थोड़ा लंबा ऊंचा भेड़ जो होता है उस तरह का होता है ये लामा, और अल्पाका थोड़ा छोटा होता है। इनसे ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। तो इस तरह के कई सारे यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं। जहाँ वन्य जीव भी हो, वनस्पति वेजिटेशन भी हो, वहां पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। तो इस एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में भी हमें जैव विविधता काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जहाँ पे भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ कोई भी तरह की चट्टाने हो, वहां से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। रॉक्स से हमें मिनरल्स या खनिज प्राप्त होते हैं। तो एंडीज पर्वत से भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। उनमें से जो प्रमुख खनिज यहाँ से मिलता है वो है तांबा। तो एंडीज माउंटेन रेंज से हमें तांबे के काफी अच्छे खासे भंडार मिलते हैं, कॉपर रिजर्व्स। उसके अलावा दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं यहाँ पर मेनली कॉपर जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये एंडीज माउंटेन है। प्लस क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में है कंट्री के, ऊंचा पर्वत है, तो इसलिए ये पर्वत जो है एक जलवायु विभाजक का कार्य भी करता है साउथ अमेरिका में। इस एंडीज माउंटेन के वेस्टर्न साइड में जो क्लाइमेट है और ईस्टर्न साइड में जो क्लाइमेट होता है उसमें काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, और वो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक जलवायु विभाजक या क्लाइमेट डिवाइड है। क्योंकि यहाँ पर जो पैटागोनिया नाम का वो हमने देखा था पठार, वो एक डेजर्ट रीजन है। किस कारण से, क्योंकि एंडीज इसके आड़े खड़ा है और बारिश को, वर्षा को पैटागोनिया पठार तक पहुंचने नहीं देता। इसीलिए क्लाइमेट को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। खास तौर पर साउथ अमेरिका के क्लाइमेट को, दक्षिण अमेरिका के जलवायु को प्रभावित करता है ये एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका में। इसकी डिटेल्स आपको याद रखनी है, या सकता है। तो देखिए, इंटर माउंटेन प्लेटो है इसमें, मोंटाना फॉरेस्ट, ईस्टर्न स्लोप पे वॉल्केनिक पीक्स हैं, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी एंडीज माउंटेन रेंज की। अब एंडीज से रिलेटेड जो हमने देखा उसी को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में देखते हैं। तो देखिए, नवीन वलित पर्वत नाज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से बना, और विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी। और महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी क्यों बोला है, क्योंकि विश्व में अगर हम सागर वाली पर्वत श्रेणियों को भी देखें तो सबसे लंबी कौन सी है, मध्य अटलांटिक कटक सबसे लंबी है। तो महाद्वीपों में सबसे लंबा पर्वत ये है, और वेनेजुएला और इन सब देशों में 7 देशों में है। पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अकोनकागुआ, इसमें नदियों का उद्गम होता है, अमेजन, कोलोराडो जैसी। जैव विविधता बहुत ज्यादा है, मोंटाना वन है यहाँ पर, खनिज हैं, सोना, तांबा जैसे, खासतौर पर तांबा के जैसे। चिम्बुराजो चोटी पृथ्वी के केंद्र से सबसे ज्यादा दूर है, और ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं बहुत सारी, जैसे कोटोपैक्सी, चिम्बुराजो, ओजस डेल सलादो आदि। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के पठारों की।
पर्वत हमें एक ही देखना था, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है नहीं साउथ अमेरिका में, यही मेन एक माउंटेन है। अब देखिए पठारों में हम डिस्कस करेंगे गुयाना पठार। गुयाना पठार कहाँ है? ये है गुयाना पठार। फिर हम डिस्कस करेंगे ब्राज़ील उच्च भूमि। ब्राज़ील उच्च भूमि यहाँ है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है बोलीविया पठार। बोलीविया पठार लगभग यहाँ है। फिर पैटागोनिया पठार। पैटागोनिया पठार यहाँ है। तो ये 4 जो पठार हैं इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुयाना पठार की। अब देखिए गुयाना प्लेटो को हम अगर देखें तो पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो गुयाना पठारी क्षेत्र साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका का मैप है, इसमें मेनली आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर है गुयाना का पठार। यहाँ बहुत सारी कंट्रीज में है, बट मेन जिस कंट्री में वो है वेनेजुएला, जिसको काफी ज्यादा प्रभावित करता है ये पठार। अब देखिए अन्य कौन से देश हैं, तो देखिए इसका वेनेजुएला में इस पठार का कुछ भाग है, कुछ भाग यहाँ गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील का थोड़ा सा पार्ट, कोलंबिया का थोड़ा सा पार्ट, ये है ये पूरा पठारी क्षेत्र इन देशों में है यहाँ पर। तो ये है गुयाना का पठार। गुयाना का पठार जो है काफी महत्वपूर्ण पठार है। अब यहाँ इसकी लोकेशन तो आपने देख ली, अब इसको हम जूम करके इस पर्टिकुलर एरिया को, केवल इसका पठार वाला जो भाग है उसी को हम देखेंगे। अब तो देखिए ये यहाँ पे मैंने बताया वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील, वही आपको यहाँ दिख रहे हैं। ब्राजील का कुछ भाग, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया का थोड़ा सा सेक्शन। ये जो रेड लाइन है, लाल रंग की लाइन, इसके अंदर है ये पठारी भाग, ये वाला। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए ये जो पठारी भाग है, जितने भी आपको पूर्वी उच्च प्रदेश में पठार देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड जो है साउथ अमेरिका का, वहां पर जो भी पठार हैं वो पुराने बने हुए, ओल्ड। और पुराने जो पठार होते हैं वो घिस जाते हैं, काफी कट जाते हैं अपर्दन की वजह से, तो उनका इरोजन काफी हो चुका है, काफी घिस चुके हैं। और ऐसे घिसे हुए अपर्दित कटे फटे पठार जो होते हैं उनको शील्ड माना जाता है, शील्ड कहा जाता है। जिस तरह से शील्ड, शंकु वगैरह काफी लो हाइट के होते हैं, वैसे ही ये कम ऊंचाई वाले कटे फटे पठारी क्षेत्र हैं, इसलिए शील्ड कहा जाता है। शील्ड जो होते हैं पठार, जितना पुराना पठार होता है वहां पर उतने ही ज्यादा प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ मिनरल्स को डेवलप होने के लिए काफी टाइम लगता है। तो यहाँ बहुत सारे ओल्ड प्लेटो है, इसलिए बहुत सारे मेजर मिनरल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो शील्ड का उदाहरण जो भी पठार होता है, पुराना जो भी पठार होता है, वहां खनिजों के भंडार हमें देखने को मिलते हैं, मिनरल रिजर्व्स। यहाँ पे भी बहुत सारे खनिज हैं, जैसे यहाँ गुयाना पठार में मिलते हैं बॉक्साइट के भंडार, यहाँ पे सोने के भंडार मिलते हैं, यहाँ हीरा भी पाया जाता है कुछ एक क्षेत्रों में, यहाँ आयरन और मैंगनीज के भंडार भी मिलते हैं, मैंगनीज। तो ये प्रमुख खनिज हैं जिनके भंडार यहाँ इस पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, खासतौर पर बॉक्साइट, गोल्ड और डायमंड, इनके रिजर्व्स जो है वो काफी ज्यादा है। अब गुयाना पठारी क्षेत्र में मिनरल्स तो मिल रहे हैं, उसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखते हैं। तो देखिए इस प्लेटो रीजन में पुराना है, स्थिर भूभाग होता है, पुराना जो भी होता है वो स्टेबल लैंड मास होता है, भूकंप वगैरह से थोड़ा सुरक्षित रहता है। फिर मिनरल्स मैंने अभी आपको बताया, बॉक्साइट, सोना आदि। उसके अलावा यहाँ ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है, इसमें एक सबसे ऊंचा भाग जो है, ऊंची चोटी क्षेत्र तो नहीं कह सकते, ऊंचा भाग जो है इस पठार का, उसका नाम है पेको द नेबलिना। तो ये पेको द नेबलिना इस प्लेटो का हाईएस्ट पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ इस पठारी क्षेत्र से एक प्रमुख नदी भी गुजरती है, उस नदी को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये नदी जो जा रही है इसका नाम है ओरिनोको। तो इस पठार से ओरिनोको नाम की एक नदी गुजरती है और ये नदी काफी इंपॉर्टेंट है, ओरिनोको। तो ओरिनोको और उसकी सहायक नदियां इस पठार से बहती हैं। जब पठार से प्लेटो से कोई नदी गिरती है, ये पठार यहाँ खत्म हो रहा है, इसके ऊपर से जब नदी गिरेगी
तो नदी क्या बनाएगी, जलप्रपात बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी। तो ओरिनोको ही नहीं, उसकी सहायक नदियां जो हैं ट्रिब्यूटरीज, वो यहाँ पर वाटरफॉल्स बनाती है, जलप्रपात। और वर्ल्ड का जो फेमस वाटरफॉल है एंजल फॉल, वो भी यहीं देखने को मिलता है। तो ये वाटरफॉल्स जो है, जलप्रपात, ये काम आते हैं जल विद्युत उत्पादन के, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के काम आते हैं ये वाले वाटरफॉल्स। तो ओरिनोको और उसकी सहायक नदियां जल विद्युत उत्पादन के काम आती है, क्योंकि ये वाटर फॉल्स जो है, जलप्रपात, वो बनाती हैं इस एरिया में। उसके अलावा और क्या महत्व है, तो आपको याद है हमने इक्वेटर अभी अभी देखा था कि विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है कोलंबिया, ब्राजील से होते हुए आगे जाती है। तो विषुवत रेखा का कुछ पार्ट, विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है वो यहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा इक्वेटर। इस वजह से इस पठार का, इस प्लेटो का कुछ पार्ट जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है। और जो इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है इस पठार का भाग, वहाँ बारिश ज्यादा होती है, वहाँ वनस्पति अच्छी विकसित होती है, वहाँ जैव विविधता ज्यादा है, वन्य जीव ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो पठारी क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है, इसका कुछ पार्ट इक्वेटोरियल रीजन में, कुछ पार्ट, इसलिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो यहाँ ये पठारी क्षेत्र जो है, पूरा का पूरा प्लेटो रीजन, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा आर्थिक महत्व है इसका। और आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक बेनिफिट इसलिए क्योंकि यहाँ खनिज मिलते हैं, यहाँ ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये पठार, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जल विद्युत उत्पादन। और जैव विविधता की दृष्टि से तो ये है ही, क्योंकि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, इक्वेटोरियल रीजन में है कुछ पार्ट, इसलिए। तो काफी मेजर प्लेटो है, वेनेजुएला देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इस गुयाना पठार को जो हमने डिस्कस किया, अभी जो चीजें देखी उन्हीं को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो देखिए गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, इनमें विस्तृत है ये पठार। पुराना है, स्थिर है, ये सोने, बॉक्साइट, हीरे, इन सब के खनिजों के भंडार मिलते हैं यहाँ। सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो पिको दा नेबलिना है। ओरिनोको और उसकी सहायक नदियां वाटरफॉल्स, जलप्रपात बनाती हैं और जल विद्युत उत्पादन के काम आते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आर्थिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स है इसके, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जैव विविधता की दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये प्लेटो। तो ये पठार हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पठार को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजीलियन हाईलैंड। देखिए ब्राजील उच्च भूमि जो है ये ओवरऑल साउथ अमेरिका के मैप में कहाँ है, ये मैप तो जूम्ड है, सो ये साउथ अमेरिका के मैप में लगभग यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजीलियन हाईलैंड, उसी का ये जूम मैप आपको यहाँ दिख रहा है। ब्राजील जो देश है, ये ब्राजील कंट्री, इस ब्राजील का आधे से भी ज्यादा पार्ट जो है उसमें ये उच्च प्रदेश हमें देखने को मिलता है। कहाँ है, जो ये ब्राउन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, भूरे रंग का, वो पूरा पठारी क्षेत्र है। जैसे ये यहाँ पर ये पूरा हिस्सा, तो ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र वाला भाग है। तो ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत है, ये पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड, दिस ऑल दिस। सो ये काफी बड़ा पठारी क्षेत्र है और मेनली ब्राजील में ही है। और ब्राजील में ये जो पठार है ये काफी पुराना है, ओल्ड लैंडफॉर्म है, पुराना जो पठार होता है वो किसका उदाहरण हो जाता है, शील्ड का। पुराना कटा फटा पठार है, खनिज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर खनिज संपन्न है। खास तौर पर यहाँ पर आयरन ओर के भंडार मिलते हैं, लौहयस्क, मैंगनीज के भी भंडार मिलते हैं। पर ब्राजील का खनिजों का भंडार यदि कोई पठारी क्षेत्र है तो ये ब्राजीलियन उच्च भूमि ही है। जैसे इंडिया में जो झारखंड का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है वो काफी खनिज संपन्न है, वैसे ब्राजील का ये पठार काफी मिनरल रिच है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ब्राजील का पठार है उससे भी कई नदियां निकलती है। जैसे अभी गुयाना पठार से देखा था ओरिनोको नदी निकलती है, वैसे ब्राजील प्लेटो से भी कुछ नदियां निकलती हैं। अब लोकेट कीजिए नदियों को। यहाँ पर ये जो नदी दिख रही है ये एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है पराना, और यहाँ उत्तर की ओर एक नदी जाती है जिसका नाम है साउ फ्रांसिस्को। तो साउ फ्रांसिस्को और पराना, इस तरह की कई प्रमुख नदियां ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं ब्राजील उच्च भूमि क्षेत्र से, हाईलैंड रीजन से। तो रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी है यहाँ पर। उसके अलावा क्योंकि ये ब्राजील का पठारी क्षेत्र जो है, यहाँ पे भी कुछ भाग विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पे भी जैव विविधता काफी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी।
और ये जो नदियां यहाँ बहती है इस पठार से, ये भी कभी गिरती होंगी पठारी क्षेत्र से, तो इनका भी उपयोग किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। जैसे गुयाना पठार में पॉइंट्स देखे थे, सेम यहाँ पर भी वही पॉइंट्स अप्लाई होंगे। उसके अलावा यहाँ ब्राजील के पठार में, यहाँ एक पठार है, वो ब्राजील के पठार का ही हिस्सा है, ब्राजीलियन हाईलैंड का ही पार्ट है। अब कौन सा पठार है इस क्षेत्र में, तो उसका नाम है माटो ग्रोसो। तो माटो ग्रोसो नाम का जो प्लेटो रीजन है वो ब्राजीलियन हाईलैंड का ही पार्ट है, और वहां पे भी आयरन ओर के रिजर्व्स ही मिलते हैं जैसे ब्राजील के पठार में मिलते हैं। अब जो हमने अभी देखा कि यहाँ ब्राजील के पठार में खनिज मिलते हैं, तो अब मिलते कहाँ पर हैं, तो देखिए ब्राजील का जो प्लेटो रीजन है, यहाँ ब्राजील की काफी प्रमुख शहर स्थित हैं, बहुत सारे प्रमुख जो राज्य हैं ब्राजील के वो यहाँ स्थित है। जैसे शहरों में यहाँ देखिए ब्रासीलिया नाम का शहर है, उसी तरह से कई सारे प्रमुख जो स्टेट्स हैं वो भी ब्राजील के स्टेट्स में भी ये पठार विस्तृत है। यहाँ लगभग एक ब्राजील का स्टेट है जिसका नाम है मिनास गेरास। मिनास गेरास नाम का जो स्टेट है, राज्य है ब्राजील का, वो काफी खनिज संपन्न है, मिनरल रिच है। तो मिनास गेरास जैसे प्रमुख राज्य जहाँ खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे भारत में झारखंड है वैसे ब्राजील में मिनास गेरास है, तो वहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स ज्यादा पाए जाने का कारण क्या है कि मिनास गेरास नाम का जो राज्य है उसमें पूर्ण रूप से ब्राजील उच्च भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है, पूरा का पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड है उसमें, इसीलिए वहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो मिनास गेरास नाम का ये राज्य ध्यान रखना है। तो अब देखिए जो चीजें हमने की हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो पिको दा बैंडेरा है, पिको दा बैंडेरा यहाँ की सबसे ऊंचा भाग है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे पठार का। उसके अलावा ये पिको दा बैंडेरा है, यहाँ पर है, उसको लोकेट किया गया है। साओ फ्रांसिस्को रिवर जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर पराना रिवर जो मैंने आपको बताई थी, तो ये सारी चीजें हैं। अब ब्राजीलियन हाईलैंड का एक और मैप देखिए, तो ये ब्राजील उच्च भूमि है जो ब्राजील के काफी बड़े पार्ट में है। केवल यहाँ तो इतना ही बताया, नीचे भी यहाँ पे भी ब्राजीलियन हाईलैंड है, इस मैप में दिख नहीं रहा है। ये गुयाना हाईलैंड है। अब गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड जो है, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, इसका नाम है अमेजन। तो अमेजन नदी जो है इन दोनों पठारों को सेपरेट करती है, गुयाना और ब्राजीलियन हाईलैंड को अलग करती है, तो वो ध्यान रखना आपको। तो आप देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड में जो हमने किया उसको देख लेते हैं। सबसे पुराना भूभागों में से एक है, स्थिर है, स्टेबल लैंडमास है। पिको दा बैंडेरा इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पार्ट है। लोहाएस्क आयरन ओर यहाँ पाया जाता है, और जो माटो ग्रोसो पठार है वो इसी का पार्ट है। साओ फ्रांसिस्को और पराना जैसी नदियां निकलती हैं यहाँ पर, वही सेम चीजें, जल विद्युत उत्पादन होता है यहाँ पर, उसके साथ साथ जैव विविधता यहाँ पर है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, वो सारी इंपॉर्टेंस इसकी है। तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया। अब जो तीसरा पठार है साउथ अमेरिका का, उसको डिस्कस करते हैं। ये है बोलीविया का पठार। जैसे अभी अभी हमने देखा था, एंडीज पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में कई सारे इंटरमाउंटेन प्लेटो है, तो ये बोलीविया का पठार भी इंटरमाउंटेन प्लेटो है। ये तो जूम्ड मैप है, हम पहले साउथ अमेरिका के मैप में देख लेते हैं कि कहाँ है। देखिए दक्षिण अमेरिका के मैप में लगभग यहाँ स्थित है ये बोलीविया का पठार, और बोलीविया का पठार नाम से पता चल रहा है बोलीविया में ही होगा। तो मेनली जिस कंट्री में है ये, वो है बोलीविया, पर इसका थोड़ा सा पार्ट आपको पेरू में भी दिखेगा, थोड़ा सा पार्ट आपको चिली में भी दिखेगा, और थोड़ा सा भाग इसका अर्जेंटीना में भी दिखेगा। तो बोलीविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इन देशों में थोड़ा थोड़ा ये विस्तृत है। ज्यादा इसका पार्ट कहाँ है, बोलीविया नाम के देश में। अब ये इंटरमाउंटेन प्लेटो है, इंटरमाउंटेन प्लेटो। इंटरमाउंटेन प्लेटो का मतलब है अंतर पर्वतीय पठार। जब कहीं पे भी इंटरमाउंटेन प्लेटो होता है तो अंतर पर्वतीय पठार दोनों तरफ से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ होता है, तो उसमें कहीं से भी बारिश नहीं होती, ना पश्चिम से बारिश होती है ना पूर्व से बारिश होती है, इसलिए शुष्क परिस्थितियां देखने को मिलती है। शुष्क परिस्थितियां होती है इस पठारी क्षेत्र में। ड्राई कंडीशंस हैं, एरिड कंडीशंस हैं मोस्टली बोलीविया के पठार पर, पूरे पे नहीं बट हाँ अधिकतम जो भाग है वहाँ शुष्क परिस्थितियां। उसके साथ साथ जो भी यहाँ नदियां आती हैं आसपास के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से, वो बोलीविया के पठारी क्षेत्र में ही जो झीलें वगैरह हैं उन्हीं में आकर गिर जाती, तो यहाँ अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र भी हमको देखने को मिलता है।
मतलब ऐसी नदियां जो सागर तक नहीं जाती वहीं पर झील आदि में लुप्त हो जाती। तो यहाँ अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम समझ गए होंगे आप। ये जैसे पठार है, ये प्लेटो है, इसके दोनों तरफ ये प्लेटो है, इसके दोनों तरफ ये माउंटेन रेंजेस है, ये नदियां आई यहीं पर लुप्त हो गई किसी झील आदि में। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। प्लस जहां पर शुष्कता होती है, एरिड कंडीशंस होती है, ड्राई कंडीशंस होती है, वहां वाष्पीकरण आदि के कारण ज्यादा जो इवेपोरेशन होता है, बारिश तो कम होती है उसके कंपैरिजन में, इवेपोरेशन वगैरह ज्यादा होता है। इसीलिए अक्सर सलाइन लेक्स, लवणीय झीलें जो हैं वो अक्सर ऐसे इंटरमाउंटेन प्लेटोज में हमें देखने को मिलती। तो इसीलिए यहाँ पर भी काफी सारी लवणीय झीलें हैं, सलाइन लेक्स हैं। उनमें से प्रमुख जो सलाइन लेक्स हैं उसमें देखिए यहाँ पर सलाइन लेक्स में कुछ झीलें जो हैं वो शुष्क हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। तो उनमें से कुछ झीलें जो सूख चुकी हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पोपो झील है, यहाँ सूखा हुआ एक झील के बाद जो बचता है सॉल्ट पैन जिसको कहते हैं, लवणीय एक मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ एक सॉल्ट पैन भी पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो सॉल्ट पैन है या लवणीय मैदानी क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा, वो यहाँ देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं सलार डी यूनी। सलार डी यूनी नाम का यहाँ ये वाला जो भाग है ये विश्व का सबसे बड़ा सॉल्ट पैन है। मतलब नमक है यहाँ पे, झील तो सूख चुकी है, नमक का एक बड़ा सा मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पूपो नाम की झील भी है और ये पूपो झील जो है ये भी सूख चुकी है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है बोलीविया के पठार का ये थोड़ा शुष्क है, इसीलिए यहाँ मोस्टली सलाइन लेक्स, लवणीय झीलें वगैरह ज्यादा देखने को मिलती। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोलीविया के पठार पर कोई मीठे पानी की झील है ही नहीं? नहीं, मीठे पानी की झील भी है यहाँ पर। बोलीविया के पठार का भी कुछ ऊंचा भाग जो है, हायर पार्ट, वहां पे कुछ ग्लेशियर से, हिमनद से थोड़ा पानी प्राप्त होता है और डायरेक्ट ग्लेशियर से जहां पानी मिलता है वहां मीठे पानी की झील होती है। तो यहाँ एक मीठे पानी की झील भी है बोलीविया के पठार में, और ये मीठे पानी की जो झील है इसका नाम है टिटिकाका। टिटिकाका, तो बोलीविया के पठार पर टिटिकाका नाम की मीठे पानी की झील है। और ये टिटिकाका झील जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। क्योंकि अक्सर जो झीलें ऊंचाई पर होती हैं वो जम जाती हैं, क्योंकि हाइट ज्यादा है इसलिए बर्फ जम जाती है सर्दियों में खास तौर पर ये वाली जो टिटिकाका झील है ये ऐसी हाइट पर है जहां इसका पानी सर्दियों में, गर्मियों में जमता नहीं है, बट इसको हिमनद का पानी, जल जो है वो प्राप्त होता है ग्लेशियर्स का। तो इसीलिए ये मीठी झील भी है और इसका पानी भी नहीं जमता है, इसीलिए हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, विश्व में सबसे ऊंची ऐसी झील जो जमती नहीं है और नौवहन के लिए उपलब्ध रहती है हमेशा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी कोई पठार होता है, बोलीविया जैसा पठार, ये बना कैसे होगा? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच में जहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह काफी होते रहते हैं, तो ये जो बना है बोलीविया का पठारी क्षेत्र, ये एक वॉल्केनिक प्लेटो है, ज्वालामुखी पठार है। तो यहाँ लावा की परत पाई जाती है, लेयर ऑफ लावा, और लावा की परत से बना ये जो ज्वालामुखी पठार है ये भी खनिज संपन्न है, बहुत मिनरल रिच है। यहाँ पर खास तौर पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है टिन और टंगस्टन। टिन और टंगस्टन जैसे खनिज यहाँ पाए जाते हैं काफी ज्यादा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है खनिजों की दृष्टि से भी, मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट बोलीविया के पठार की? तो आपको दिख रहा है बोलीविया का पठार कहाँ है, ये जो ब्राउन कलर का एरिया ये, और ये जो ग्रे कलर का पूरा एरिया, ये वाला पूरा पार्ट ये बोलीविया के पठार का है। इस पठारी क्षेत्र में यहाँ पर लापाज नाम की बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया की जो लापाज नाम की राजधानी है उसके अलावा एक और राजधानी है यहाँ पर बोलीविया की, जो है सुक्रे। सुक्रे जो राजधानी है बोलीविया की वो वैधानिक राजधानी है या जुडिशियल कैपिटल है, ये लीगल कैपिटल है। और ये जो लापाज है ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, मतलब कामकाज जो गवर्नमेंट का होता है वो मेनली लापाज से होता है। पर लीगल कैपिटल कौन सी है? वो है सुक्रे। तो इसीलिए ये लापाज वाला जो क्षेत्र है ये भी कैपिटल माना जाता है, क्योंकि प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है गवर्नमेंट की वो यहाँ पर है। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है,
जो बोलीविया के पठार पर है। पठार ऊंचा है, उसके ऊपर राजधानी है, तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल माना जाता है लापास को। और कई जगह आपने लापास को हाईएस्ट कैपिटल नहीं देखा होगा, आपने क्विटो को देखा होगा, जो इक्वाडोर की राजधानी। क्विटो को इसलिए हाईएस्ट कैपिटल लिख दिया जाता है या बता दिया जाता है क्योंकि बोलीविया की राजधानी जो लापास है वो लीगल कैपिटल नहीं है, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, इसलिए कई बार उसको कंप्लीट कैपिटल माना भी नहीं जाता, इसलिए कई बार क्विटो को मान लिया जाता है इक्वाडोर की जो राजधानी है। वास्तविकता में लापास जो है वो ज्यादा ऊंचा है, तो लापास ही हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड का, जो बोलीविया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बोलीविया के पठारी क्षेत्र में। प्लस ये जो बोलीविया का पठार है, यहाँ इस एरिया में तो शुष्क है, पर जहाँ टिटिकाका झील है, ये वाला जो पार्ट है नदन वाला, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें आर्द्रता देखने को मिलती है, और इसीलिए टिटिकाका जैसी झील जो है वो मीठे पानी की झील है। अभी तक जो देखा है उन्हीं चीजों को अब लोकेट करिए मैप में, देखिए एक एक करके। तो ये देखिए लेयर पाई जाती है लावा की यहाँ पर, इस पठारी क्षेत्र पर, ज्वालामुखी पठार इसलिए। टिन और टंगस्टन के भंडार है यहाँ। ये जो है ये पूपो झील है जो कि सूख चुकी है। पूपो झील के अलावा यहाँ सलार्दी यूनी है। सलार्दी यूनी मैंने क्या बताया, सॉल्ट पैन है, विश्व का सबसे बड़ा सॉल्ट पैन है, मतलब सूखी हुई झील जहाँ नमक है अब। और फिर ये टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया इन दो देशों के बॉर्डर पर है, सीमा क्षेत्र पर ये टिटिकाका झील है। ये लापास कैपिटल जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि विश्व का सबसे ऊंची राजधानी है। ये सुक्रे जो दूसरी कैपिटल है बोलीविया की, जो कि लीगल कैपिटल है बेसिकली। सो ये बोलीविया के पठार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए बोलीविया के पठार से रिलेटेड हम टेक्स्ट देखते हैं। बोलीविया प्लेटो को बोलीविया अल्टीप्लानो भी कहते हैं। और अब देखिए अंतर्पर्वतीय पठार है और इन देशों में है, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में। शुष्क परिस्थितियां हैं, कई सारी लवणीय झीलें हैं, जैसे पूपो झील है जो सूख गई है अब तो। मीठे पानी की झील भी है टिटिकाका जैसी। लावा की परत है इस पठार पर। इसका कुछ भाग जो है उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वो थोड़ा सा आर्द्र है। वेस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा शुष्क है। फिर खनिज पाए जाते हैं टिन और टंगस्टन के खास तौर पर, और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गया बोलीविया का पठार। अब हम बात करेंगे पैटागोनिया पठार की। लोकेशन आपको दिख ही रही है पैटागोनिया पठार की, यहाँ पर है। ये प्लेटो जो है ये वैसे तो मेनली अर्जेंटीना में है, पर इसका कुछ पार्ट जो है वो चिली में भी देखने को मिलता है। जैसे जिसका कुछ दक्षिणी भाग है थोड़ा सा, वो चिली में भी है। तो अर्जेंटीना चिली में ये प्लेटो रीजन है। ये है कहाँ पर, तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी के ठीक पूर्व में स्थित पठार है। एंडीज, उसके पूर्व में ये पैटागोनिया पठार। ये जो पठार है एंडीज पर्वत श्रेणी जहां पर है, ये पैटागोनिया प्लेटो जहां पर है पठार, ये काफी हाई लैटिट्यूड रीजन है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। आपको पता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में 30 डिग्री के और ज्यादा अगर हम ध्रुवों की तरफ चले जाएं 35-40 के आसपास, 30 से 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं वेस्टलीज, और वेस्टलीज बारिश करती है कॉन्टिनेंट्स के या पर्वतों के कौन से ढाल पर, पश्चिमी ढाल पर। तो पछुआ पवनों के कारण एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तो अच्छी खासी बारिश होती है, पर पूर्वी ढाल जो है एंडीज पर्वत का वहां ज्यादा बारिश नहीं होती। इसीलिए ये पठार जहां पर है पैटागोनिया, वो वृष्टि छाया क्षेत्र है एंडीज पर्वत का, रेन शैडो रीजन है एंडीज माउंटेन का। इसलिए यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां, क्योंकि यहाँ बारिश प्राप्त ही नहीं होती ज्यादा, तो एरिड कंडीशंस है यहाँ पर। इसीलिए ये जो पठारी क्षेत्र है ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट रीजन है ये। और आपको पता है 30 डिग्री से हायर लैटिट्यूड्स पे जो डेजर्ट होते हैं, 30 क्या मतलब 40 से हायर लैटिट्यूड्स में जो होते हैं 40-45 के आसपास, वो डेजर्ट्स कैसे होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स, ठंडे मरुस्थल। तो ये जो पैटागोनिया मरुस्थल है यहाँ पर, ये डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। और इसके डेजर्ट बनने के पीछे एक कारण और है, यहाँ से एक ठंडी धारा जाती है, ठंडी महासागरीय धारा, उसका नाम है फॉकलैंड धारा। उसकी वजह से भी यहाँ शुष्कता बनी रहती है, एरिड कंडीशंस बनी रहती है, इसलिए ये पैटागोनिया वाला डेजर्ट रीजन यहाँ देखने को मिलता है। तो ठंडा मरुस्थल है इस पठारी क्षेत्र में। और ये जो पैटागोनिया डेजर्ट है इसको, और यहाँ पे पंपास नाम के घास के मैदान है, पंपास ग्रासलैंड,
पंपास ग्रासलैंड और पेटागोनिया डेजर्ट, इन दोनों के बीच से बहती हुई जाती है एक नदी जिसका नाम है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जो है इन दोनों को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, पंपास ग्रासलैंड को और पेटागोनिया डेजर्ट को। और इस पेटागोनिया डेजर्ट रीजन में जो इस पठार पर है उसके लिए जल स्रोत या वाटर की सप्लाई का मेन सोर्स जो है वो कौन है? कोलोराडो नदी है। तो पेटागोनिया पठार में आपको मेनली क्या चीज ध्यान रखनी है? डेजर्ट है यहाँ पर, क्योंकि रेन शैडो रीजन में है। डेजर्ट, क्या ये एक ही है डेजर्ट साउथ अमेरिका में? नहीं, साउथ अमेरिका में यहाँ पे भी एक डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। पर एटाकामा डेजर्ट के कंपैरिजन में अगर ये पेटागोनिया डेजर्ट वाला एरिया देखें तो ये ज्यादा बड़ा एरिया है। तो एरिया वाइज ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। पेटागोनिया डेजर्ट जो है सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है साउथ अमेरिका का। तो ये हो गया साउथ अमेरिका का डेजर्ट रीजन भी, पेटागोनिया वाला, और पठार भी। तो देखिए चिली तथा अर्जेंटीना में है। अच्छा, इस पठार पर भी लावा की परत पाई जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में है, एंडीज के एरिड कंडीशंस हैं, और पेटागोनिया मरुस्थल है जो एक ठंडा मरुस्थल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका में। तो ये हो गए पठार, प्लेटो हमने कर लिए, हम पर्वत कर चुके हैं। झीलें यहाँ पर है नहीं इस साउथ अमेरिका में। तो अब हम झीलें देखते हैं। तो झीलों में देखिए कुछ एक झीलें यहाँ पर जो पाई जाती है। सबसे पहले मराकाइबो झील। मराकाइबो झील लगभग यहाँ दिखेगी आपको वेनेजुएला के उत्तरी भाग में, ये रही मराकाइबो झील। अब दूसरी झील जो है वो है टिटिकाका, जिसका नाम अभी आया था बोलीविया का पठार करते हुए। ये टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। फिर उसके बाद है पूपो झील, पोपो भी बोलते हैं इसको, पूपो भी बोलते हैं। ये पूपो झील यहाँ बोलीविया में स्थित है इस जगह। तो ये तीन मेजर झीलें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। पूपो तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सूख गई है अब। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मराकाइबो झील को जो वेनेजुएला में। अब देखिए वेनेजुएला में जो मराकाइबो झील है उसको मैप पे देखिए, ये वेनेजुएला का मैप है क्लोजअप। यहाँ पर ये वाली जो लेक आपको नजर आ रही है ये मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील जो है ये वास्तव में एक तटीय खाड़ी है, मतलब कोस्टल बे है। ये ऐसे पूर्ण रूप से सागर से अलग नहीं है, ये एक छोटी सी सकड़े से जलीय भाग से जुड़ी हुई है सागर से। और सागर में कौन से सागर से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? तो सागर की बात करें तो ये कैरेबियन सी से जुड़ी हुई है, और अगर खाड़ी की बात करें तो ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। तो लेक मराकाइबो गल्फ ऑफ वेनेजुएला या फिर कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। ऐसी झील जो कि बाहर सागर से, समुद्र से जुड़ी हुई हो, वो झील लवणीय होती है, क्योंकि उसमें खारा पानी आता जाता रहता है, इसलिए सलाइन होती है ऐसी लेक्स। तो ये मराकाइबो झील जो है ये सलाइन लेक है, लवणीय झील। और ये कौन से देश के उत्तरी भाग में है? वेनेजुएला देश के उत्तरी भाग में। और वेनेजुएला के लिए इस झील का बहुत महत्व है, क्योंकि इस झील के आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ पेट्रोलियम मिलता है इस झील में। तो पेट्रोलियम या तेल उत्पादन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मराकाइबो झील। उसके अलावा साउथ अमेरिका में भी इस झील का बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, लार्जेस्ट लेक है। हालांकि ये एक ट्रू लेक नहीं है, वास्तविकता में एक वास्तविक झील नहीं है ये, क्योंकि एक तटीय खाड़ी जैसी लगती है। पर फिर भी अगर इसको झील मानते हैं तो ये सबसे बड़ी झील होगी साउथ अमेरिका की, और अगर इसको तटीय खाड़ी ही माना जाए तो फिर टिटिकाका झील सबसे बड़ी होगी। तो मेनली अगर देखा जाए तो इसको लार्जेस्ट लेक माना जाता है, भले ये तटीय खाड़ी हो, इस तरह का शेप है इसका, पर फिर भी इसको लेक मानते हैं। तो ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, ये इसका इंपॉर्टेंस है। प्लस ये मराकाइबो झील जो है ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला से, वेनेजुएला की खाड़ी से जो सकड़ी सी जलराशि से जुड़ी है, यहाँ पर जो है नैरो वाटर बॉडी। तो यहाँ एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जिसका नाम है तबलाजो। तबलाजो जल संधि के माध्यम से ये झील जुड़ी हुई है गल्फ ऑफ वेनेजुएला से, वेनेजुएला की खाड़ी से। तो ये तबलाजो जल संधि भी आप याद रख सकते हैं। तो साउथ अमेरिका में खासतौर पर वेनेजुएला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेक, और लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, और सलाइन लेक है, लवणीय झील है। तो अब देखिए वेनेजुएला की प्रमुख झील लवणीय है ये झील, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। हालांकि है ये एक तटीय खाड़ी, पेट्रोलियम के भंडार है इसमें।
और तबलाजो नाम की जल संधि जो है, तबलाजो, वो कनेक्ट करती है इसे गल्फ ऑफ वेनेजुएला से। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं टिटिकाका झील की। देखिए टिटिकाका झील की पहले लोकेशन देखिए, ये बोलीविया है और ये पेरू है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर यहाँ पर ये स्थित है टिटिकाका झील। और अभी अभी जैसा हमने देखा, ये बोलीविया के पठार पर स्थित है, बोलीविया प्लेटो के ऊपर लोकेटेड है। बोलीविया पठार पर भले ही स्थित हो, ये अंतर पर्वतीय पठार है, शुष्क परिस्थितियां हैं, तो यहाँ सब सलाइन लेक्स जो हैं वो ज्यादा है बोलीविया के पठार में। पर टिटिकाका लेक सलाइन नहीं है, ये ऊंची है, ग्लेशियर से पानी जल प्राप्त करती है, इसीलिए ये फ्रेश वाटर लेक है। तो टिटिकाका झील एक मीठे पानी की झील है जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। मीठे पानी की झील होने के साथ साथ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील, नेविगेबल लेक, जो ऊंची है पर इसका पानी जमता नहीं है सर्दियों गर्मियों में, ऐसी ऊंचाई पे जहां पानी जमता नहीं। तो ये इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है। अगर पूरे साउथ अमेरिका में देखा जाए तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी है, क्योंकि मराकाइबो तो कैसी है, लवणीय है, सलाइन वाटर की है, पर ये मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टिटिकाका झील की। तो अब देखिए ये इसका क्लोजअप मैप है, बोलीविया और पेरू इन दोनों देशों के बॉर्डर रीजन पर ये टिटिकाका झील इस तरह से स्थित है और बोलीविया पठार का पार्ट है। तो देखिए पेरू बोलीविया के सीमा क्षेत्र पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सर्वाधिक ऊंची नौकायन उपयुक्त झील। इसके अलावा अब हम देखेंगे पूपो झील। पूपो झील जो है बोलीविया कंट्री में, देश में ही स्थित है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी भाग में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। और पूपो झील में क्या है कि हाल ही में न्यूज में रही थी, क्योंकि ये सूख चुकी है पूरी, जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें एरिडिटी, मतलब जितना भी पानी था वो वाष्पीकृत होकर सारा चला गया है। इसीलिए यहाँ जो पूपो झील है, अब उसकी जगह क्या बचा है, एक लवणीय खाड़ी सी बची है, या एक पानी सॉल्ट पैन जो है वो बचा है, लवणों का एक मैदानी क्षेत्र। तो बोलीविया में स्थित दूसरी सबसे बड़ी झील थी ये पहले, अब तो है नहीं और सूख चुकी है और बोलीविया के पठार पर ही स्थित है। तो हमने झीलें भी देख ली साउथ अमेरिका की। अब देखिए कुछ छोटी मोटी जल संधियां, पैसेजेस वगैरह देखते हैं। ये क्लोजअप मैप है कहाँ का, तो देखिए साउथ अमेरिका में जो सदर्न पार्ट है दक्षिण अमेरिका का, उसका ये क्लोजअप मैप है। साउथ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। उस टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड और मेनलैंड के बीच में ये स्ट्रेट है, यहाँ ये है मैगेलन जल संधि, जो टेरा डेल फ्यूगो को, द्वीप को अलग करती है दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूभाग से, मेनलैंड से। तो टेरा डेल फ्यूगो के ऊपर उत्तर में कौन से देश हैं, तो देखिए ये क्लोजअप मैप देखिए, ये वाला जो एरिया है उसको जूम किया है यहाँ पे, ये मेनलैंड है साउथ अमेरिका का, यहाँ ये अर्जेंटीना देश का भाग है, ये चिली देश का भाग है। तो चिली अर्जेंटीना वाले पार्ट को ये अलग करती है जलराशि यहाँ इस द्वीप से, इस आइलैंड से। और ये जो पूरा आइलैंड है, ये पूरा आइलैंड क्या कहलाता है, टेरा डेल फ्यूगो। तो टेरा डेल फ्यूगो जो आइलैंड है वो कौन सी कंट्री के अंतर्गत आता है, तो आधा आइलैंड जो है वो अर्जेंटीना के पास है, आधा आइलैंड जो है वो चिली के पास है। और चिली के पास जो आइलैंड का भाग है, उसी में दक्षिणतम बिंदु है साउथ अमेरिका का, जिसे कहते हैं केप हॉर्न, जो अभी हमने किया था। तो ये मैगेलन जल संधि क्या है, तो मैगेलन जल संधि मेनलैंड एरिया को, दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूभाग को अलग कर रही है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से। जोड़ किसको रही है, पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जल संधि है, स्ट्रेट है। तो अब देखिए प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, चिली तथा अर्जेंटीना को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब बात करते हैं बीगल चैनल की। बीगल चैनल कहाँ है, तो ये टेरा डेल फ्यूगो का जूम्ड मैप है। टेरा डेल फ्यूगो का ये जो आपको इधर वाला लाल से रंग का भाग दिख रहा है, ये अर्जेंटीना का है। इधर वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये है चिली का। और चिली के क्षेत्राधिकार में जो भाग है वो दक्षिणतम फैला हुआ है, दक्षिण तक है। और दक्षिण में जो केप हॉर्न है वो आपको यहीं पर दिखेगा।
अब जो चिली वाला एरिया है टेरा डेल फ्यूगो का और जो अर्जेंटीना वाला एरिया है, उनके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, ये यहाँ पर जो पानी है, इसे कहते हैं बीगल चैनल। तो बीगल चैनल टेरा डेल फ्यूगो का अर्जेंटीना वाला पार्ट और चिली वाले पार्ट को अलग करता है, सेपरेट करता है। तो यही बीगल चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बीगल चैनल यहाँ है, दोनों के बीच में इस जगह। अब हम बात करते हैं ड्रेक पैसेज की। क्या है ये ड्रेक पैसेज, कहाँ स्थित है? तो ये ड्रेक पैसेज जो है ये साउथ अमेरिका के बिल्कुल सदर्न टिप पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में, अरे बहुत ही बुरा बना, कोई बात नहीं, अभी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये जो है साउथ अमेरिका का आगे जो सदर्न एक्सटेंशन है, फिर यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो के द्वीप के कुछ एक भाग हैं, और उसके आगे और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एंटार्क्टिका का कुछ हिस्सा, एंटार्क्टिका वाला पार्ट। यहाँ एंटार्क्टिका के कुछ द्वीप भी आ जाते हैं, आइलैंड्स। तो एंटार्क्टिका वाला जो पार्ट है या आइलैंड्स वगैरह हैं, और ये साउथ अमेरिका वाले जो आइलैंड्स हैं जैसे टेरा डेल फ्यूगो, इनके बीच में यहाँ पर जो ये पैसेज है, वो पैसेज का नाम है ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका को एंटार्क्टिका से अलग करता है, दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है, इसलिए ड्रेक पैसेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जूम मैप है इसका। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप ये है, ये अर्जेंटीना वाला पार्ट, ये चिली वाला पार्ट, और अर्जेंटीना चिली के टेरा डेल फ्यूगो वाले आइलैंड के आगे ये ड्रेक पैसेज है। इसके आगे साउथ शीटलैंड आइलैंड आ जाता है जो एंटार्क्टिका का पार्ट है। तो एंटार्क्टिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है ये ड्रेक पैसेज। जोड़ता किसको है? तो यहाँ दक्षिणी महासागर है, सदर्न ओशन, जिसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। तो सदर्न ओशन को या एंटार्क्टिक ओशन को अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग से जोड़ता है ये पैसेज, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग से जोड़ता है। तो ये ड्रेक पैसेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रहा है, इसलिए। तो ये हो गया ड्रेक पैसेज। तो साउथ अमेरिका जो है उससे रिलेटेड मेन चीजें हमने देख ली हैं। अब दक्षिण अमेरिका में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो 2 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी से ज्यादा बनते हैं, लॉन्ग आंसर्स थोड़े कम बनते हैं महाद्वीपीय जो भूगोल है उसमें से। तो आपके प्री में तो कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई माउंटेन की पीक पूछ सकते हैं, कुछ भी, पर इजी चीजें पूछी जाती है। तो आप प्री की टेंशन ना ले, हो जाएगा अगर ये आप ढंग से लर्न कर लेंगे तो। 2 और 5 नंबर के प्रश्नों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 नंबर में आप एंडीज पर्वत लिख के देखिएगा, एंडीज पर्वत के बारे में बताइए। 2 नंबर में आप टिटिकाका झील के बारे में देखिएगा लिख के, टिटिकाका, ये 2 मार्क्स में, 2 नंबर में, ये 5 नंबर में। और इसके अलावा बोलीविया पठार, बोलीविया 5 मार्क्स में, इसको लिख के देखिएगा। इसी तरह से जो भी चीजें हमने आज की हैं उन सबको 5 नंबर 2 नंबर उनमें लिख के देखिएगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के। बेसिक जो किया है सब कुछ थोड़ा थोड़ा लर्न करके लिख के देखिएगा। एटलस को देखिएगा, एटलस में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जितना अच्छे से एटलस देखेंगे उतना आपका मेंटल फ्रेमवर्क जो है माइंड में याद होगी चीजें। रफ कॉपी में जब रिविजन करें तो बार बार मैप बनाएं, मैप बनाकर और उसमें मार्क करें और फिर जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड उनको लिखें। तो इस तरह से आपको कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी याद भी हो जाएगी, मैप बनाना भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में साउथ अमेरिका की जो बचे हुए चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू।